साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बड़ी बातें आपको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, ये काम तत्परता से करें, स्वयं भी करें, दूसरों से भी करवाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में इस भुगतान की लड़ाई के पक्ष में जनमत पैदा कर सकें। चूँकि हमारे पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम फ्री हैंड होकर के अपने पक्ष में जनमत तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है साथियों, न केवल आप सबका भुगतान के लिए बल्कि निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए और साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाने के लिए। चूँकि आपको कईयों को मेरी बात अतिशयोक्तिपूर्ण लगती होगी कि साहब भारत कहाँ ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में सिसक रहा है। साथियों, लेकिन ये सच बात है। मैंने बताया था कि जो भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो सब ठगे जा चुके हैं। उनकी ज़िंदगी केवल लाइफ टाइम उनका केवल 2 दिन का कर दिया है मोबाइल कंपनीज ने। इसके अलावा साथियों और बड़ी भयावह खबरें आप रोज़ाना सुनते रहते हैं। एक खबर आज भी आई है साथियों कि ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक जज को 90,15,000 रुपये का चूना लगा दिया, उससे ठग लिए। और ये जज साहिबा खगड़िया में तैनात हैं, महिला हैं और कानपुर की निवासी हैं। और इन्होंने बताया है कि बीते 16 अक्टूबर 2024 को इनके साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर कुछ ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 90,15,000 रुपये ठग लिए हैं। और इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पर, टेलीग्राम के नाम पर बहुत सारे लोगों को रोज़ाना साथियों ठगा जा रहा है। और ये जो साइबर ठगी का जो मामला है ये तो विशुद्ध रूप से उन लोगों को ठगा जा रहा है जो बड़े बड़े पदों पर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को लालच से परे बताते हैं। हमारे जो पोंजी स्कीम के ठगी पीड़ित हैं 42 करोड़, उनको तो अधिकारी नेता कई बार ये कहते हैं कि तुमने लालच में आकर अपने आप को स्वयं ठगवाया है। लेकिन ये लोग तो, ये तो जज साहिबाएँ खुद ही ये ठग ली गई। और भी कई जज ठगे गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार। मैंने पिछले दिनों बताया था किस तरह से आज तक की पत्रकार ऋचा मिश्रा को ठगी का शिकार बनाया गया, किस तरह से जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर और तमाम उद्योगपतियों को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो देश में अब कोई ऐसा नहीं रहा है जो ये कह सके कि मैं कभी ठगी का शिकार नहीं बना। एक खबर साथियों ये देखिए, पत्रिका में छपी है, 10वीं 11वीं के बच्चों पर 10-10 लाख के कर्ज हो गए हैं और 10% का ब्याज है इसमें मंथली। ये भी ठगों के कारण ही हुए हैं। बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, उनको जालसाज ठग बड़ी धूर्तता के साथ ठग रहे हैं। ये राजस्थान की खबर है, लेकिन ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है साथियों। कई बच्चों को हम भी जानते हैं ऐसों को जिनको बुरी तरह से ठगों ने अपने मकड़ जाल में फंसा लिया है और उन बच्चों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। चूँकि शासन, प्रशासन, इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी ढिलाई बरत रही हैं ठगी के मैटर्स में कि वो जल्दी से इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। माइक्रो फाइनेंस के नाम पर पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, ये भी आप सबको पता है साथियों। और एक और मामला बड़ा दर्दनाक और हंसने वाला भी है वो साथियों, दिल्ली की घटना है ये। ठगों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी
के नाम पर एक अपनी फर्जी टीम बनाई और एक कारोबारी के घर में जाकर के छापेमारी कर दी। साथियों, ये दिल्ली की घटना है। तो आपने फर्जी पुलिस सुनी होगी, नकली वकील, नकली जज, नकली कोर्ट का मैंने पिछले दिनों बताया था 3-4 दिन पहले, किस तरह से गुजरात में नकली कोर्ट लगाकर 5-6 साल तक वो चलती रही और 2000 से ज़्यादा कैदियों को बाहर कर दिया, करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और दुनिया भर के केसेस को डील किया और 6 साल बाद नकली कोर्ट पकड़ी गई। साथियों, से बंद कराया गया। तो ये अब ईडी की छापेमारी भी ठग टीम बनाकर करने लगे हैं, ईडी ऑफिसर्स बनकर के। और ये तो दिल्ली का मामला है साथियों। और पॉश इलाके में उन्होंने ये कोशिश की। और अशोका एवेन्यू है, डीएलएफ फार्म छतरपुर का, जहाँ राहुल गांधी का घर भी है, अपना पर्सनल वाला फार्म हाउस, वहाँ का केस है। और कोटक बैंक में ले गए हौज खास बुजुर्ग को, जिसके यहाँ छापामारी कर रहे थे कि 6 करोड़ रुपए दे, अभी बचना है। और वो तो उसका वकील को फ़ोन किया, वकील आ गया। वैसे मेरा अनुमान ये है कि ये वकील ने ही ठग भेजे होंगे ईडी वाले बना करके। और जब तक ओरिजिनल ईडी आई तब तक ये नकली ईडी टीम जा चुकी थी। एक और कल खबर देखी थी मैंने, आपने भी देखी होगी, वो बड़ी चर्चित है मीडिया में। यूपी पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बना करके लोगों को डरा धमकाकर किडनैपिंग करके उनसे ठगी की और वो टीम राजस्थान में पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी थे वो, जिन्होंने एसओपी बना रखी थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और राजस्थान में वो ठगी और किडनैपिंग करते हुए पकड़े गए। तो आप समझ सकते हैं कि ठगी का कारोबार कितनी तेज़ी से देश में बढ़ रहा है साथियों। और यदि हमने इसको नहीं रोका, देश को जागरूक नहीं किया, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जिनको ये गुमान रहता है कि हम बहुत विद्वान हैं, जानकार हैं, वो भी ठगों के खूनी पंजों से बच नहीं पाएंगे और पूरा देश एक दिन गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम पूरे राष्ट्र को जागरूक करें, अवेयर करें, एकजुट करें ठग और बेईमानों के खिलाफ, और एक बड़ा हल्ला बोल आंदोलन इस बेईमान सरकार के खिलाफ खड़ा करें। चूँकि देश का प्रधानमंत्री तक ठगों को संरक्षण दे रहा है, किसी चीफ मिनिस्टर की तो औकात क्या है। मुझे सहारा प्रकरण से याद आता है साथियों, लगभग 2 साल पहले हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिले थे। तब तक हमने ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम भी आरंभ नहीं किया था। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, चूँकि 2-3 मुख्यमंत्री हैं वहाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने हमें साफ साफ कहा था कि साहब, आपसे घरेलू संबंध हैं, हमारे परिवार के सदस्य की हैसियत से आप यहाँ आए हुए हो। मैं आपको सच बताऊँ कि तब तक सुब्रत राय भी जीवित था, कि सुब्रत राय के खिलाफ कार्रवाई करने की हमारी औकात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री भी, चाहे ये योगी आदित्यनाथ ही उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो भी सुब्रत राय सहारा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। सुब्रत राय सहारा के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देश में केवल 2 लोगों के पास है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो दोनों जब तक नहीं चाहेंगे तब तक सहारा इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी का कोई पैसा नहीं मिल सकता। साथियों, उसी सहारा इंडिया को बचाने के लिए अमित शाह ने, जो देश का गृह मंत्री भी है, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च करके गैरकानूनी रूप से, वो पोर्टल पूरी तरह गैरकानूनी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेबी को आदेश दिया 5000 करोड़ रुपए सीआरसी को देने का, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी अनुचित है, गैरकानूनी है। पिछले दिनों क्या, लगभग 1 साल से 18 जुलाई 2023 से हल्ला मचा रहा है अमित शाह और उसकी मिनिस्ट्री कि वो सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का भी कोई पैसा वापस नहीं किया जा रहा। अमित शाह का षड्यंत्र केवल ये है कि वो किसी तरह से देश के ठगी पीड़ितों को मिले भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन को रोकना चाहता है कि कम से कम सहारा के लोग उसके झांसों में आते रहें,
मिशन भुगतान से ना जुड़ें, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ मिलकर लड़ाई ना लड़ें और बट्स एक्ट 2019 को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए। ये षड्यंत्र है अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और साथियों, हमें इस षड्यंत्र को तोड़ना है, ध्वस्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या देश का कोई चीफ मिनिस्टर या कोई नेता विपक्ष, हमें सबके इरादों को भांप लेना चाहिए कि ये सब आपस में मिले हुए हैं और ठगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बट्स एक्ट 2019 पर कोई भी कार्रवाई जल्दी से नहीं हो रही, जबकि आज 56वां दिन है। साथियों, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ चल रहा है। एनएमए जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की क्रियान्वयन की मांग को लेकर के, लेकिन सरकार और विपक्ष के कानों पर अभी तक कोई खास जूं नहीं रेंगी है जिसको ये कहा जा सके कि भाई सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोई एक्शन लिया है। व्यक्तिगत रूप से कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, वो हमारे ज्ञापनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं कहीं भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है, कहीं आवेदन लिए जा रहे हैं, कहीं प्रोसीडिंग आरंभ हो गई है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए कि पब्लिकली स्टेटमेंट दे, सार्वजनिक रूप से सरकार सामने आए, इस कानून का प्रचार प्रसार कराए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अधिकारी इस एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे, तमाम जगह भुगतान पटल खुलवाए। और जैसा इस एक्ट में कहा है सरकार ने स्वयं ही कि वो स्वयं ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आवेदन लेकर 180 दिन में वापस करेगी, वो काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी इस एक्ट पर काम नहीं कर रही है, एक्ट की अनुपालना नहीं करवा रही है, तो आप समझ सकते हो कि ठग ही सत्ता में विराजमान है। ठगों ने हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है और वो देश को तरह तरह से लुटवा रहे हैं, ठगवा रहे हैं और षड्यंत्र भी रच रहे हैं देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ। तो ऐसे तमाम छल षड्यंत्रों को ध्वस्त करने के लिए, देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान करवाने के लिए, देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए और निर्दोष साथियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए हम सबको अपनी उस पीड़ा को सामूहिक स्वर देना पड़ेगा। साथियों, जो एक जैसी है, बहुत सारे साथी अपनी पीड़ा रोते रहते हैं कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। लेकिन दोस्तों, हम सब एक नाव में सवार हैं, हम सब की पीड़ा एक जैसी है। अलग अलग इस पीड़ा को लेकर हम लड़ते रहे तो कभी न्याय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उन 5 लाख साथियों की तरह हम सब भी मर जाएंगे लड़ते लड़ते, जैसे हमारे 5 लाख साथियों ने आत्महत्याएं कर ली, जिनमें 1250 सैनिक भी थे। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम सब अपनी इस पीड़ा को सामूहिक स्वर दें, एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसको ताकत में परिवर्तित करें और इस सरकार के खिलाफ एक विशाल हल्ला बोल आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर आरंभ करें, ताकि इस बेईमान सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सके। साथियों, अब इससे और कोई उम्मीद करना मुझे लगता है वो व्यर्थ है। अब तो संकल्प ले लो कि हमें शासन व्यवस्था को ही उखाड़ कर फेंक देना है और इसके लिए हमने 15 तारीख का दिन तय कर दिया है। साथियों, 15 नवंबर 2024 शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती। माँ चंबल के किनारे पर धौलपुर मुरैना के बीच में जो पुल है चंबल नदी के ऊपर, वहीं घाट से हमें शंखनाद करना है इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकने का। मैं पूरे देश का आह्वान करता हूं कि आप सब 15 नवंबर को सुबह 10 बजे तक चंबल नदी धौलपुर घाट पर पहुंच जाएं। साथियों, मध्य प्रदेश की सीमा में जो लगेगा, धौलपुर राजस्थान में है, मुरैना मध्य प्रदेश में है और नदी ही सीमा है दोनों राज्यों की। तो जो सीमा में मध्य प्रदेश की सीमा में जो घाट है, हमें वहाँ पर महापंचायत करनी है और महापंचायत के बाद वहाँ से पदयात्रा आरंभ करेंगे। धौलपुर, आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, बदरपुर होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे
अपने देश की महान पवित्र नदियों का पवित्र जल लेकर के, ताकि हम संसद और सांसदों की धुलाई करके शुद्धिकरण कर सकें, देश को ठग बेईमानों से बचा सकें, आप सबका भुगतान कर सकें, आप सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दे सकें। साथियों, 56 दिन हो गए हैं साथियों आज चलते चलते इस कार्यक्रम को, और बड़ी दुखद घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथी थे कृपाराम जी गोदारा राजस्थान से, आज उनका निधन हो गया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं। कहते हैं आत्मा ज़रा मरे कभी मरती नहीं है। निसंदेह गोदारा साहब सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ को, मेरी पीड़ा को, मेरे शब्दों को। गोदारा साहब, आप जैसे लाखों साथियों के इस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और किसी भी मूल्य पर इस बेईमान सरकार को क्षमा नहीं करेंगे, इसको जमींदोज कर देंगे। इसने बहुत दुख, बहुत पीड़ाएं दी हैं हमारे देश के करोड़ों आप जैसे साथियों को। आप हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ दिन और रह लेते तो संभवतः आप भी वो नज़ारा देख पाते जब भारत ठग और बेईमानों की गुलामी से आज़ादी का जश्न मनाता, हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान हो रहा होता, और सब लोग निर्भयतापूर्वक, सुखपूर्वक हिंदुस्तान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। चलो, आपको मेरी श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन, और आराधना करूँगा मैं परमपिता परमेश्वर से कि वो अपने श्री चरणों में आपको स्थान दें, और हम तमाम शोकाकुल लोगों को भी ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, एक और बड़ी दुख भरी खबर ललितपुर झांसी से है। हालांकि आपने वो सुन ली होगी, नहीं सुनी है तो सुन लें। एक सागा ग्रुप है समीर अग्रवाल का, LUCC वाला, जिसने देश के लाखों नागरिकों को ठगा है 7-8 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर। कल उसके कुछ निवेशकों ने एक एजेंट को बहुत बुरी तरह पीटा, इतना पीटा कि वो बड़े अस्पताल के लिए रेफ़र करना पड़ा है PHC से, चूँकि उसकी वहाँ बचने की उम्मीदें बहुत कम थीं। कुछ साथियों ने मुझे रात को फ़ोन किया था, वो मिलना चाह रहे थे। मैंने उन्हें कहा है आप आ जाएं, जब भी मिलना चाहते हैं आप आ जाइए, मैं आपके साथ मिलूँगा, और हमसे जो भी सहायता हो सकेगी हम करेंगे। LUCC सागा ग्रुप की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनीज हैं, पूरी तरह फ्रॉड हैं, और इनका जो मालिक था समीर अग्रवाल, वो विदेश भाग चुका है। मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 111 BNS 2023 के अंतर्गत ललितपुर में ही इस कंपनी के खिलाफ साथी, और उसमें कुछ एजेंट साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। मैं हमेशा एजेंट साथियों को बताता रहता हूं कि साथियों, जागरूक हो जाओ। आपके सिर पर नंगी तलवार लिपट रही है, लटक रही है, और इस तलवार से आप बिना संगठन के बच नहीं पाओगे। बहुत भयावह हालात होने जा रहे हैं देश में साथियों। अगर आपने संगठन को मजबूत नहीं किया, अलग अलग लड़ते रहे, धूर्त, मूर्ख और ठगों के दलालों की बातों में फंसकर आपने अलग अलग लड़ाई लड़ी, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, तो आप बच नहीं पाओगे, ये तय है। चूँकि ये जो BNS 2023 की धारा 111 है, इसे गूगल पर सर्च करके आप पढ़ लो। इसमें एजेंटों को भी दोषी माना गया है। अगर कोई भी साथी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, किसी भी पोंजी स्कीम्स में, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हों, चाहे वो RD FD चलाने वाली हों, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, चाहे वो कैसी भी हों, रियल एस्टेट वाली या कोई LIC वाली, अगर वो पिरामिड स्कीम्स पर आधारित स्कीम्स चलाती हैं, पूंजी योजनाएं चलाती हैं, तो साथी वो उसमें काम करने वाले एजेंटों को भी ठगों के साथ साथ फांसी लटकना पड़ेगा, उनका घर द्वार सब बिक जाएगा। ऐसा प्रोविज़न इस धारा में कर दिया गया है, और इस धारा से वही लोग बच पाएंगे जो अब किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एजेंट का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप तमाम साथी इस गोरख धंधे से बचो साथियों, और अब देश को बचाने के लिए आगे आओ।
बहुत सारे साथी दिन रात जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथ संगठन बड़ा हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करके हम जो भी कर पा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और संगठन दिन रात बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जो गति है साथियों वो बहुत धीमी है। इस गति से अगर हमने काम किया तो कई वर्ष और लग जाएंगे अभी हमको हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में। तो इस गति को तमाम साथी बढ़ाओ, संगठन का विस्तारीकरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे संदेश को पहुंचाओ और 15 नवंबर 2024 को चंबल नदी पर कम से कम 3 से लेकर 5 लाख तक साथियों को इकट्ठा करो ताकि हम इस बेईमान सिस्टम को झुका सकें, समर्पण करवा सकें इनसे। चूँकि इनको अभी ये अहंकार है कि इनका देश कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये इसी तरह भारत पर राज करते रहेंगे, आप सबको मूर्ख बनाकर, उल्लू बनाकर, बांटकर। बहुत ज़रूरत है साथियों इस वक्त राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करो। पूरा राष्ट्र इन्होंने बांट दिया है और टुकड़ों में बांट कर पूरे राष्ट्र को खोखला कर दिया है, ठग लिया है इन बेईमानों ने। इनके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। हो जाओ साथियों, जितनी जल्दी आप एकजुट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम हिंदुस्तान को इनके खूनी पंजों से मुक्ति प्रदान करवा देंगे। आपके सहयोग की ज़रूरत है साथियों, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सके। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, वहीं से हमको सहयोग करें। चूँकि ये डिजिटल दौर है, सशरीर तमाम लोग हमको सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर बैठे भी आप सहयोग कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी बातों का प्रचार प्रसार करके, लोगों को आंदोलन के विषय में बता करके, 1 रुपया भेज करके, मैं 1 रुपये की बात करता हूं कि भले ही 1 रुपया भेजें लेकिन धन से भी सहयोग अवश्य करें, क्योंकि धन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता इस आंदोलन के लिए है। बिना धन के भी हम कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे साथियों, इसलिए धन त्याग भी अवश्य करें तमाम साथी। मैं रोज़ाना की तरह, चूँकि 15 नवंबर तक लगातार, 15 नहीं 25 नवंबर तक हमें दिल्ली पहुंचना है। 15 नवंबर को तो पदयात्रा शुरू करनी है चंबल से, 25 नवंबर तक दिल्ली पहुंचना है और बहुत सारे खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पूरा चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, राष्ट्रीय कार्य है, तो इसमें पूरे राष्ट्र की सहभागिता की आवश्यकता है। तो तमाम लोग जो भी अपने आप को अंश मात्र भी देशभक्त समझते हैं साथियों, वो इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें। जो साथी धन से सहयोग करना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से। तो कई साथियों ने भेजी है, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, कोई तैयारी करनी है कल के लिए मुझे। तो मैं आज जिन साथियों ने आज और कल रात को सहयोग राशि भेजी है उन सब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और कल सब का नाम के साथ धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आज वाले साथियों का भी, कल रात वाले साथियों का भी। तो मिलता हूं कल। आज रात को फेसबुक पर भी नहीं मिल पाऊंगा, कल प्रयास करूंगा कि रात को 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रह करके भी आप सबसे वार्ता कर सकूं, ताकि आंदोलन को तेज़ी के साथ बड़ा रूप दिया जा सके साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।